इसे कहते हैं मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान की फौजी बूटों और यातना के भीषण दौर से भारत ने मुक्ति दिलाई, आज वही बांग्लादेश कट्टरपंथी ताकतों और पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। बांग्लादेश को अस्थिर करने के गंभीर परिणाम होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। हम अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को पनाह देंगे और फिर हम 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। बांग्लादेश का पूरा चरित्र बदल गया है। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसकी फिजाओं में भारत के लिए दोस्ताना हवाएं बहती थी, जहां के मौसम में हिंदुस्तानी सहयोगी की फुहारें लगातार पड़ती थी। आज के बांग्लादेश में अपने अंतर्विरोधों से पैदा हुई टूटन है। आज का बांग्लादेश बर्बादी के बारूद पर बैठा है, लेकिन उसकी आहट को सुन नहीं रहा, क्योंकि जो भारत ऐसी खतरनाक आहट सुनाता था, उसके खिलाफ बांग्लादेश सरकार माहौल बनाने लगी है। पाँच अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश क्या छोड़ा। उसके बाद से बांग्लादेश एक अशांत और बदहाल देश बन चुका है। आज आलम यह है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में जेन जी क्रांति करने वाले ही गोली खा रहे हैं। बांग्लादेश लोकतंत्र के मूल्यों को गंवा चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला बढ़ चुका है और बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के पंजों में फंसा है। और इन सब के बीच चारों तरफ दिखती है अशांति, हिंसा, आक्रोश, आगजनी, सांप्रदायिक जहर और जन विद्रोह। बांग्लादेश के लोगों की याददाश्त बेहद कमजोर हो गई है। इतनी कमजोर कि उन्हें यह भी याद नहीं कि भारत नहीं होता तो उनका आज वजूद नहीं होता। वो याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है कि भारत के विरोध में बांग्लादेश की युवा पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है और इस भारत विरोध के चक्कर में अपने देश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो संख्या में बहुत कम है। कपड़ा मिल में मजदूरी करने वाले टीपू चंद दास की जिस तरह हत्या कर दी गई, उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत सवालों के घेरे में है। हमने इसे फेसबुक पर देखा। फेसबुक से ही हमें इसके बारे में पता चलने लगा। फिर और भी लोग इसके बारे में बताने लगे और फिर हमें तब पता चला जब किसी ने मुझसे कहा मेरे भाई को बुरी तरह पीटा गया था। फिर आधे घंटे बाद मेरे चाचा आए और मुझे बताया कि वो मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका जला हुआ शरीर बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने जले हुए धड़ और सिर को एक साथ बाहर बांध दिया था। ये बहुत भयानक था। मैं क्या कहूँ, वो पैगंबर के बारे में कुछ कह रहे थे, नबीजी के बारे में। बस एक छोटी सी बात और देखिए आज उसकी वजह से कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। सरकार की तरफ से किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ कर भगाना चालू कर दिया, फिर क्या होगा? फिर वहाँ की सरकार रोना चालू कर देगी। मौका मिला तो हम लोग बांग्लादेश जाके यूनुस खान का पुतला अभी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। उड़ाना पड़े, चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े। हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। यहाँ का हिंदू उत्तर प्रदेश का यदि चल गया ना तो आतंकवाद का क्या सभी लोगों का दशा बिगाड़ देगा। ये हिंदुओं में काबिलियत है।
ये गुस्सा, ये आक्रोश भारत के लोगों में उभरा। सड़कों पर ये उबाल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में था। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, सिलीगुड़ी, जम्मू, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ तक कि लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस सवाल का जवाब क्या बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार दे सकती है कि एक कपड़ा मिल में सुपरवाइजर का काम करने वाले दीपू दास का हादी हत्याकांड से क्या रिश्ता था? क्या बांग्लादेश में एक गरीब हिंदू होने की कीमत दीपू दास को चुकानी पड़ी? जब सरकार अब तक नहीं मान रही है कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद की निंदा की थी, तो फिर इस झूठे आरोप में उसे क्यों मार दिया गया? दीपू दास कांड के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं में फैले भय का समाधान क्या यूनुस सरकार के पास है? और दीपू दास के हत्यारों के खिलाफ बांग्लादेश सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है? इसके जवाब में बांग्लादेश की सरकार निरुत्तर है और जवाब के नाम पर ले देकर ये तस्वीर भर है कि दीपू दास के परिवार के पास सांत्वना देने के लिए यूनुस सरकार के एक मंत्री गए थे, लेकिन इतने से भारत के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। इस प्रकार के अत्याचारियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को दंड मिलना चाहिए। ये दंड की प्रक्रिया को जानते हैं। पूरी सरकार के पास जब वो व्यक्ति पहुंच गया, उसको पुलिस ने नहीं बचाया, पुलिस ने उसको आतंकवादियों को सौंप दिया। क्या इसी प्रकार से देश चलते हैं? बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनको जलाया जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जलाया जा रहा है, हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है। इसीलिए यूनिट सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। बांग्लादेश पे आक्रमण कर दे या कुछ ऐसा कूटनीतिक रणनीतिक योजना बनाए ताकि जो भी हमारे देश में, देश से बाहर जो हिंदू भाई बहन हैं उनको सुरक्षित देश में वापस लाया जा सके, शरण दिया जा सके। कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए बांग्लादेश पे। हमारे द्वारा आजाद कराया हुआ देश आज हमें आके दिखाने का काम कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये भी यहाँ उग्रवादी का काम कर रहे हैं, उग्र यहाँ पे मारकाट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उन सबको पकड़ के यहाँ से वहाँ भेज देना चाहिए, उनको यहाँ लाना चाहिए, इनकी जमीन जाए उनको दे देनी चाहिए। एक दिन के भीतर भारत में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का आक्रोश, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखकर मुंबई में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ी। बांग्लादेश ने ये बता दिया कि अल्पसंख्यक हो जाओगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी, और हम पश्चिम बंगाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं इन जिहादियों को तब तक छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। कट्टरपंथियों पे नकेल लगाए और भारत के अंदर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर निकालना चाहिए। दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है, वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदू का क्या लेना देना। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। बांग्लादेश कमीशन हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हमारा हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। जितना दिन हमारा हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा उतना दिन ये बांग्लादेश कमीशन यहाँ नहीं रहना चाहिए। चीन ने बांग्लादेश को लुभाने के लिए हथियारों की कीमतें बेहद कम रखी हैं
और आसान किस्तों पर कर्ज दिया है। शुरुआत में बांग्लादेश को ये फायदेमंद लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीन ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। इससे आज नहीं तो कल बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान वाली हो सकती है। बांग्लादेश को अब तक भारत सावधान करता रहा है, लेकिन वहां की सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया है कि दोनों देशों के बीच वीजा सेवा भी सस्पेंड हो गई है। दीपू चंद दास हत्याकांड के बाद बात अपने नागरिकों की हिफाजत की जुट है। दीपू चंद्र की हत्या जिस वक्त हुई, उसी दौरान बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी। इंकिलाब मंच के लीडर 32 साल के शरीफ उस्मान बिन हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मौत के बाद से राजधानी ढाका समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी थी। से दीपू दास को हत्या किया, ये अभी जो ये इसी टाइम पे इस तरह का लोगों को हत्या करना और हत्या करने के टाइम पे वो मोबाइल में वो वीडियो करके वो डाल देगा, फेसबुक लाइव करना, ये क्या बोलो, ये कोई ऐसा मानसिकता क्या बोलो, ये हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए बहुत डर का माहौल पैदा करते हैं इस तरह का। तो ये तो होगा ही, क्योंकि सब देखिए, अगर कोई भीड़ के अंदर हम लोग अगर भीड़ देखते हैं हम डर जाते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मॉब हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ऐसा है डर मन में तो आ रहा है। अब सवाल है, कौन थे शरीफ उस्मान बिन हादी? उस्मान हादी सबसे पहले 2024 के अगस्त महीने में सुर्खियों में आए, जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ। हादी एक तरफ शेख हसीना के विरोधी थे तो दूसरी तरफ भारत के भी विरोधी थे। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद इंकलाब मंच के प्रवक्ता बने थे। हादी फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुके थे और इसका ऐलान भी कर चुके थे, लेकिन 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में प्रचार के दौरान हादी को गोली मार दी गई। बाद में इलाज के लिए हादी को सिंगापुर भेजा गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत ने बांग्लादेश में हिंसा की एक नई किस्त सामने ला दी। उस्मान हादी अपने भाषणों में बांग्लादेश के 2 अखबारों की आलोचना करते थे, जिनका नाम है प्रथम आलो और द डेली स्टार। हादी को लगता था ये अखबार हिंदुओं का समर्थन करते हैं। हादी उन दोनों अखबारों को हिंदुओं का पक्षधर बताता था और धर्मनिरपेक्ष होने के कारण उनकी आलोचना भी करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब राजबाग एरिया में हादी की मौत का विरोध करने के लिए उसके दल के लोग पहुंचे तो अखबारों के दफ्तर में आग लगा दी गई। किसी देश के लोकतंत्र को खत्म करना हो तो वहां के मीडिया को सबसे पहले खत्म किया जाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को पल पल मौत की तरफ भेजने के लिए वही काम मोहम्मद यूनुस की काम चलाऊ सरकार कर रही है, और इसके लिए उसके 2 टूल्स हैं, एक भारत विरोध और दूसरा पाकिस्तान का समर्थन। बांग्लादेश ने कैसे अपने लिए कब्र खोद रखी है, उसके बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है। पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17 करोड़ है। इनमें हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 8%। लेकिन किसी भी जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी कहीं भी उनकी आबादी 50% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला जिला गोपालगंज है, जहां हिंदुओं की आबादी करीब 27% है। वहीं मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22% और खुलना जिले में 21% हिंदू रहते हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार तो हिंदुओं को खतरे में डालकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में भिड़ी है।
वैसे तो पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा रहा हो या आज का बांग्लादेश हो, हर दौर में वहां के हिंदुओं को बहुसंख्यक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। 1946 में जब देश बंटा नहीं था, तब कट्टरपंथियों ने चटगांव के नोआखाली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की, जिसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। उसके बाद 1950 में आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों, पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया। उस नरसंहार में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर आई। 1962 में पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के भड़काऊ भाषण के कारण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की। इसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई महिलाओं को अगवा किया गया, उनकी संपत्ति में आग लगा दी गई। 1964 में जम्मू और कश्मीर में हजरत बल दरगाह से एक कथित इस्लामी अवशेष की चोरी के बाद बंगाली हिंदुओं का नरसंहार और जातीय सफाई की घटना हुई। नारायणगंज और ढाका में करीब 10,000 हिंदू मारे गए। 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तानी सेना ने चलाया था। यह ऑपरेशन तो पूरे बांग्ला समाज के खिलाफ था, लेकिन इसमें भी ज्यादातर हिंदुओं को मारा गया। 1971 में ही ढाका के रमना काली मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं का नरसंहार किया। रमना काली मंदिर को तब पाकिस्तानी सेना ने नष्ट कर दिया था। 1971 में ही ठाकुर गांव जिले के जाति भंगा में पाकिस्तानी सेना ने 3,500 लोगों को मार डाला था। 1971 का साल बीतते बीतते दुनिया के नक्शे पर पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने आया। बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के हाथों होने वाले जुल्म के खिलाफ आंदोलन का परिणाम था। बांग्लादेश के लोगों के लिए 1971 में मुक्ति का मार्ग भारत ने तैयार किया था, लेकिन आज का बांग्लादेश भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहा है। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद कायदे से वहां भारत के लिए एक बेहतर माहौल होना चाहिए था, लेकिन 2 दशक के अंदर ही बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बोलबाला इस कदर हो गया कि हिंदुओं के खिलाफ दंगे होने लगे, उनके खिलाफ हिंसा गाहे बगाहे होने लगी। उन्नीस 1990 के अक्टूबर-नवंबर में अफवाह उड़ी कि भारत में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद ढाका, चटगांव और अन्य शहरों में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। ढाकेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भीषण हिंसा में हजारों हिंदू घरों को जलाने की खबर आई। साथ ही महिलाओं से बलात्कार हुए और कई जगहों पर मंदिरों को गिरा दिया गया। 2001 के चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लामी के गठबंधन की जीत हुई। इसके बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो उन्हें आवामी लीग का समर्थक मानते थे। तब भोला, बरिशाल और जेसोर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर लूटपाट, हत्याएं और सामूहिक बलात्कार हुए। हजारों हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़कर भारत भागना पड़ा। इसी तरह 2014 में 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में कट्टरपंथियों ने हिंसा शुरू कर दी। इसमें हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। वहीं चटगांव में कम से कम 150 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। 2021 में कोमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा के दौरान एक पूजा पंडाल में कुरान के अपमान की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई। इसके बाद 80 से ज्यादा अधिक दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमला किया गया। इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ और कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति इकबाल हुसैन को पुलिस ने वहां कुरान रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश के 64 में से 52 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले किए। बांग्लादेश की पिछली सरकार के पतन के बाद हिंसा, तोड़-फोड़ और आगजनी की 2000 से ज्यादा घटनाएं हुई। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया और क्षतिग्रस्त किया गया और ये घिनौनी हरकत लगातार जारी है। जो मॉब है ना, मॉब हमारे ऊपर भी हुआ। ये जो 4 जुलाई, इसी साल का 4 जुलाई, मैं
गया था अपग्रेडेशन वाइवा का चट्टग्राम यूनिवर्सिटी में। उसी वाइवा बोर्ड में हमारे ऊपर जैसे उग्रवादी जो पॉलिटिकल जो संगठन है ना, जो उसी संगठन का और जो उसी संगठन जो उग्रवादी भावना से जुड़ा है, जिस तरह का जो स्टूडेंट नाम के जो लोग है, जो नाम पे स्टूडेंट है, उसी लोगों ने हमारे ऊपर मॉब किया है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भाषा और संस्कृति के सवाल पर हुआ था। उस भाषा और संस्कृति के मामले में बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमान एक रहे, लेकिन धर्म का सवाल आते ही माहौल जहरीला होने लगा। उस पर से पाकिस्तान उस अपमान को नहीं भूला था कि कैसे उसके दो टुकड़े हो गए थे। उसने बांग्लादेश को तहस नहस करने के लिए वहां सांप्रदायिक तनाव को हवा देना शुरू किया। आज सांप्रदायिक नफरत की वो चिंगारी गृह युद्ध की ज्वालामुखी में बदल चुकी है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हमले के पीछे बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें काम कर रही हैं और इसको हवा देने में पाकिस्तानी सेना का हाथ दिख रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक तरह से अपना मानसिक बंधक बना रखा है और इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बगलगीर बने हैं बांग्लादेश के काम चलाऊ प्रशासक मोहम्मद यूनुस। भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग, 7 बहनें, ये भूमिबद्ध क्षेत्र है। भारत का एक भूमिबद्ध क्षेत्र, इनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए हम ही समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ी संभावना को खोलता है। दुनिया में ऐसे किसी सेनाध्यक्ष के बारे में आपने नहीं सुना होगा जो अपने मुल्क की हिफाजत की जगह एक कट्टर मौलवी की जुबान बोलता हो, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान नाम का एक ऐसा देश है जिसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिहाद जिहाद चिल्लाते हैं। कहां बांग्लादेश लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के ऐसे त्रिकोण में फंसा कि अपना असली वजूद ही भूल गया। इस बीच बांग्लादेश के मीडिया के हवाले से जो खबर आई, उन्होंने मुनीर की कातिलाना साजिश का फंडा फोड़ कर दिया और इस काम में लगाया अपनी खुफिया एजेंसी ISI को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2024 में बांग्लादेश के अपने उच्चायोग में मुनीर ने ढाका सेल बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सेल की कमान ब्रिगेडियर स्तर के फौजी अफसर को दी गई। ये भी रिपोर्ट आई कि हर महीने उस ढाका सेल ने भारत विरोधी अभियान के नाम पर 20 करोड़ टका खर्च किए जाते हैं। इस ढाका सेल का मुख्य मकसद यूनुस को तब तक सत्ता में बनाए रखना था जब तक कि जमात इस्लामी की चुनाव में जीत न हो जाए। बांग्लादेश के डेली स्टार और प्रोथोम आलो नाम के मीडिया सेंटर पर हमला करवाने के पीछे ढाका सेल का हाथ बताया जा रहा है और इसे आप इस बांग्लादेशी पत्रकार की बातों से समझ सकते हैं। ढाका सेल है और ढाका सेल ये डेली स्टार को, प्रथम आलो को और बांग्लादेश में जितने सेकुलर लोग हैं सबको भारत के गुलाम या स्लेव ऑफ इंडिया टैग लगा दे रहे। ये ढाका सेल के काम के साथ साथ पाकिस्तानी ISI 2022 साल से बांग्लादेश में जो अटका हुआ पाकिस्तान, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज कहते, इन लोगों से कई लड़कों को, लड़कियों को, युवा को लेके गए रिक्रूट करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और वहाँ ले जाके इन लोगों को सामरिक और कमांडो ट्रेनिंग दिया। बांग्लादेश की अव्यवस्था में पाकिस्तान एक साथ अपने 5 लक्ष्यों को साध रहा है। पहला, वो 1971 का वो घाव फूला नहीं है जब पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से निकल गया था। दूसरा, उस पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के क्रम में अपनी सेना के भारत के सामने आत्मसमर्पण का भी वो बदला लेना चाहता है। तीसरा, इसलिए वो कतई नहीं चाहता कि भारत और बांग्लादेश दोस्ती और सहयोग के रास्ते पर चले। चौथा,
शेख हसीना के पिता ने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाकर अलग बांग्लादेश बनाने का रास्ता बनाया था। लेकिन शेख हसीना की तख्ता पलट करने की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। 5वां, इसीलिए पाकिस्तान बांग्लादेश को तहस नहस कर देना चाहता है और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो गया है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने अपनी गद्दी पर बने रहने के लिए बांग्लादेश को गृह युद्ध में धकेल दिया है। जिस उस्मान हादी की मौत की ज्वाला में बांग्लादेश धधक रहा है, उसके भाई ने उस हत्या का आरोप सीधे सरकार पर लगाया है। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए। आपने उस्मान हादी को मार डाला और अब उसी की लाश दिखाकर चुनाव टालना चाहते हैं। हादी चाहते थे कि फरवरी तक चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब न करने का आग्रह भी किया था। मेरा भाई किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुका, इसलिए उसे मार दिया गया। हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित न हो। लेकिन सरकार के काम में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आपका हश्र भी शेख हसीना जैसा होगा। एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। उस्मान जीवित उस्मान हादीर चेয়ে शहीद उस्मान हादी। खुफिया सूत्रों से एनडीटीवी को जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ढाका को अशांति की आग में झोंकने के लिए आतंकवादियों को भी काम पर लगा दिया। इसके लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जैसे जमात उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश अंसार उल्लाह बंगला टीम और हिज्ब उत तहरीर से हाथ मिला लिया है। हाल ही में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में भी देखे गए थे। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मजहर सईद शाह भी बांग्लादेश गया था। भारत को पाकिस्तान के गड़बड़ियों का अच्छे से पता है, इसीलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत गंभीरता से नजर रखे हुए है। सवाल है कि हादी के मारे जाने से किसको फायदा होगा? जब बांग्लादेश में हादी के चाहने वालों की ही सरकार है तो उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? उसके मारे जाने से उमड़ी सहानुभूति को कौन भुनाना चाहेगा? उस सहानुभूति से शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ कौन माहौल बना रहा है? फिर एक और सवाल है कि हादी की हत्या के बाद उससे हिंदू विरोधी माहौल बनाने से जिन कट्टरपंथी ताकतों को फायदा होने वाला है वो कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत विरोधी माहौल कौन बना रहा है? इन सवालों के साए में ही इस सवाल का भी जवाब नहीं मिल रहा है कि हादी जब मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की सोच से ही अपनी सोच मिलाता था तो उस पर गोली चलाने वाले कहां भाग गए? जवाब में ढाका पुलिस खाली हाथ खड़ी है। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য। আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। बांग्लादेश के युवा नेता उस्मान हादी को किसने मारा? इस सवाल का जवाब बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है। आरोप अवामी लीग के किसी नेता या कार्यकर्ता पर लग रहे हैं, लेकिन इसमें उन हिंदुओं पर कहर क्यों ढाया जा रहा है जो बहुत मामूली संख्या में है। पहले दीपू चंद दास की निर्ममता से हत्या हुई, फिर अमृत मंडल की, और ये सब उस ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है जिससे बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का राज चलता रहे। जिस बांग्लादेश के बारे में लगता था कि वहां अमन चैन की खूबसूरत फिजा होगी, वो नफरत की आग में इस कदर जल रहा है कि अब तो बम धमाके भी हो रहे हैं। जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, अमन चैन कोमा में पड़ा है और तरक्की आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों ने ऐसे हालात बना दिए कि नफरत की भाषा बोलने वाले उस्मान हादी की दुहाई वहां के उत्तेजित नौजवान खुदीराम बोस का नाम लेकर दे रहे हैं। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে,
কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব, বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর। आज बांग्लादेश नाशुक्रेपन का भी भयंकर शिकार है। इसीलिए बताना जरूरी है कि कैसे जब उसके वजूद और सम्मान को पाकिस्तानी फौज अपने बूटों तले कुचल रही थी, तब उसकी रक्षा भारत ने की थी। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई जहाज से पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। दूसरी तरफ ढाका और पूरे पूर्वी बंगाल में लाखों सैनिकों ने हजारों बांग्ला लोगों को मार डाला जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे। इस कार्रवाई ने लाखों बंगालियों को भारत भागने पर मजबूर कर दिया। मई 1971 तक भारत में 15 लाख शरणार्थी थे और दिसंबर 1971 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो चुकी थी। तब भारत ने शेख मुजीब के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार कोलकाता में बनाई गई, जिसके लिए मुक्ति वाहिनी नामक संगठन ने संघर्ष किया। इस बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले कर दिए। इसके बाद भारत ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को चोट दी थी। 14 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन 54 साल पुरानी बातें भी बांग्लादेश भूल गया। 19 दिसंबर को साजिश के तहत भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन को टारगेट किया गया। चटगांव में यूनिस सरकार की शह पर काम करने वाले उपद्रवियों की टोली भारत विरोधी अभियान में जुट गई। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया, लेकिन बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहां की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि संबंधों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर न पड़े। हमने हमेशा संबंधों को महत्व दिया है। कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस के नापाक रंगढंग साफ होने लगे। मार्च 2025 में उन्होंने चीन की यात्रा की थी, जहां ये कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक समुद्र के रास्ते पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही रास्ता है। दिसंबर में ही नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्लाह ने कहा था कि बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बांग्लादेश अलग थलग कर देगा। और जिस हादी की हत्या हो गई, उसने भी गोली मारे जाने से कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट से नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने मुक्तिदाता भारत के प्रति बांग्लादेश के शासकों और युवाओं में नफरत का कितना जहर भरा हुआ है। For example, it is very true that the interim regime led by Mohammed Yunus is not an elected government. What Sheikh Hasina is clearly saying is that the people of Bangladesh will not accept an election which is not participatory.
killing of Usman Hadi. It's complete lawlessness, complete lack of control, and it is really been shown that how foolishly the interim regime of Mohammad Yunus tried to blame India for it. And now they themselves are saying, they themselves have made a statement saying that, it is known that the person who has come under suspicion as being the killer was actually seen in the last many days in the same political rally as Usman Hadi. The interim regime of Mohammad Yunus owes an apology to the Indian government. विदेशी साजिश के त्रिकोण में फंसे बांग्लादेश के लिए साजिश का एक सिरा मोहम्मद यूनुस के दफ्तर में खुलता है, क्योंकि किसी भी तरह सत्ता में वो बने रहना चाहते हैं। ऐसे में उनका सिरदर्द वो नौजवान बढ़ा रहे हैं जो बांग्लादेश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, या फिर वो बढ़ा रहे हैं जिनके पास मजबूत राजनीतिक पूंजी है। उनमें से ही एक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता ढाका एयरपोर्ट से ही शहर की अलग अलग जगहों पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तारिक के लिए उमड़ा ये जन सैलाब मोहम्मद यूनुस की धुकधुकी बढ़ाने के लिए काफी साबित हुआ। এই দেশে मुसलमान बौद्ध ख्रिस्टान हिंदू सह विभिन्न ये देश पहाड़ों और मैदानों के लोगों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का घर है। एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना है, एक ऐसा देश जहां हर महिला, पुरुष या बच्चा अपने घर से निकलकर सुरक्षित वापस लौट सके। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। 25 दिसंबर का तारिक का भाषण संतुलित रहा। उन्होंने शांतिपूर्ण बांग्लादेश बनाने की बात कही। उनकी लड़ाई शेख हसीना से रही है और हसीना सरकार के दौरान ही 2008 में वो देश छोड़कर विदेश चले गए थे। लेकिन अपने 17 मिनट के भाषण में तारिक ने शेख हसीना पर एक शब्द भी खर्च नहीं किया। बांग्लादेश में बिगड़े हालात को पाकिस्तान, चीन और मोहम्मद यूनुस ने मिलकर भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन इससे उनको फायदा होता नहीं दिख रहा, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी समझ गए हैं कि मोहम्मद यूनुस भारत विरोध का माहौल बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए रूस जैसे देश यूनुस को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथों में खेलने से पहले संभल जाओ। बांग्लादेश ने तबाही से आबादी और अब आबादी से बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जिस पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान और पीओके समेत तमाम हिस्से अपने अपने हिस्से की आजादी मांग रहे हैं, उसकी पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों की शह पर बांग्लादेश ने अपने हाथों से अपनी तबाही के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिया है। इंसान की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन इतिहास की याददाश्त बहुत तेज होती है। इतिहास याद रखेगा कि कैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने में ही 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा दिया था, और ये भी याद रखेगा कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति और आजादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध किया था। अमेरिका चीन से नाराजगी मोल ली थी। इसलिए इतिहास ये भी याद रखेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के सहयोग को भुलाकर बांग्लादेश कैसे विनाश के बारूद पर आज खड़ा है।